चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हम पार्लियामेंट के नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। कल पहले लेक्चर में रीटा हमने क्या समझाया था? हमने बताया था कि हम पार्लियामेंट के विषय में पढ़ रहे हैं, जो कि यूनियन लेजिस्लेचर के नाम से जाना जाता है। यूनियन लेजिस्लेचर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, ऐसा हमने पढ़ा। हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। इसकी लिहाज से पार्लियामेंट और बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमने इसका तर्क समझाया, रीजनिंग प्रोवाइड की, यूनियन लेजिस्लेचर शब्द का अर्थ समझाया, पार्लियामेंट की कॉम्पोजिशन लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से है, इसका उद्देश्य समझाया। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट तीनों के अलग अलग नाम, उनका पर्पस और ये व्यवस्था ऐसी ही है तो ऐसी क्यों है, ये हमने आपको समझाया। हमने ब्रिटेन और अमेरिका के प्रेसिडेंट की पोजीशन को भी इंडियन प्रेसिडेंट पोजीशन से कंपेयर किया। ब्रिटेन में प्रेसिडेंट की पोजीशन क्राउन के द्वारा होल्ड होती है, तो हमने वहाँ पर शब्द क्राउन इस्तेमाल किया। इन सारे एस्पेक्ट्स के तहत कल हमने आपको एक लेक्चर दिया और उसी लेक्चर में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा उसी लेक्चर में जो कंटिन्यूटी में नेक्स्ट सब हेडिंग है वो है कॉम्पोजिशन ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। हम ये जानते हैं कि पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं। जो लोअर हाउस है, जिसे कि आप फर्स्ट चैम्बर भी कहते हैं, जिसे कि आप हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, जिसे आप लोकसभा कहते हैं, वो लोअर हाउस है। हम ये जानते हैं कि 1954 में ये नामकरण हुआ, इसे लोकसभा का नाम दिया गया। हम ये भी जानते हैं, जो हमने कल पढ़ा, कि ये भारतीयों को, ये लोगों को रिप्रेजेंट करता है। जो अपर हाउस है, जिसे हम सेकंड चैम्बर कहते हैं, जिसे हम हाउस ऑफ द एल्डर्स कहते हैं, जिसे हम काउंसिल ऑफ द स्टेट्स कहते हैं, उसका नामकरण राज्यसभा के तौर पर हुआ। इस तरह से जब आप चीज़ों को करते हैं, चीज़ें साथ के साथ रिवाइज भी होती हैं। आपको उसे अपने लहजे में उतारना है ताकि जब आप किसी से भी बात करें, चीज़ें याद ना करनी पड़े, वो आपकी बॉडी, आपके ब्लड में इस तरह से इन्फ्यूज़ हो जाएं कि स्वतः ही बहनी शुरू कर दें जब भी आप वाणी शुरू करें, बात करें। इन दोनों हाउसेज में से सबसे पहले हम इनकी कॉम्पोजिशन में राज्यसभा की कॉम्पोजिशन के बारे में समझते हैं। देखिए, राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 250 रखी गई है। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ को 250 रखा गया है, यानी कि 250 मेंबर राज्यसभा में होंगे। इस स्ट्रेंथ में से जो 238 मेंबर्स हैं वो डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से आएंगे, और जो 12 मेंबर हैं वो नॉमिनेटेड होंगे। हम इन पर अभी बात करेंगे। अगर मौजूदा परिस्थिति की बात करें तो राज्यसभा की स्ट्रेंथ इस समय 245 है, और उस 245 स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो उसमें से 29 स्टेट्स से आते हैं और 4 यूनियन टेरिटरीज से आते हैं मेंबर, तो टोटल 233 हो जाता है, और इसके साथ 12 मेंबर नॉमिनेटेड हैं, तो ये 245 हो जाता है। ओके, ये आज की मौजूदा परिस्थिति है। उसके अकॉर्डिंग ये सेटअप आज आपके सामने लगता है। राज्यसभा में हर स्टेट को और यूनियन टेरिटरी को जो सीट्स एलोकेट होंगी, जैसे कि पंजाब राज्य है, मान लीजिए पंजाब है, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश है, मान लीजिए कि त्रिपुरा है, ये अलग अलग राज्य हैं। हर राज्य को इस संसद के, मेरी ड्राइंग ऐसी ही है, ये दरवाज़ा है संसद में जाने का, पता नहीं क्या है क्या नहीं। ये संसद का 2 हाउस हैं, आपको पता ही होना चाहिए, आधा दरवाज़ा ऊपर वालों का, आधा नीचे वालों का। तो ये राज्यसभा है। राज्यसभा में कुर्सियां लगी होंगी, मतलब कि सीट्स हैं। इन सीट्स को भरने के लिए कहीं से मेंबर आते होंगे, मतलब इस सीट पे बैठने के लिए हर स्टेट को मेंबर्स रिटर्न करने हैं। तो जब आप यहाँ पर एंटर होंगी राज्यसभा में, आपको इस सीट पे बैठा एक मेंबर दिखेगा, तो आप पूछेंगे ये कहाँ से हैं, तो ये कहा जाएगा कि ये मेंबर पंजाब या यूपी या हिमाचल ने रिटर्न किया है, इस सीट पे भेजा है।
सो वर्ड यूज़ होता है रिटर्न्ड, मेंबर्स रिटर्न्ड बाय द पीपल। आई बात समझ में? तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो ये भी सीट्स आपको फिल करनी है और सीट्स 250 हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 रखी गई है, अभी 245 ही सीट्स ऑक्यूपाइड हैं। तो हर स्टेट को एक कोटा मिला होगा, एक शेयर मिला होगा कि आपके स्टेट से इतने मेंबर आएंगे। ये किस बेस पे मिलता है? ये मिलता है बेटा नेहा पॉपुलेशन के हिसाब से। सो राज्यों को कितनी कितनी सीटें मिलेंगी ये जनसंख्या के आधार पर डिपेंड होता है। यही कारण है कि राज्यसभा में हर स्टेट से आने वाले मेंबर्स वेरी कर जाते हैं। जैसे पंजाब राज्य से अगर देखें तो 7 मेंबर हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 31 मेंबर्स हैं। लेकिन अगर आप त्रिपुरा की बात करें तो 1 मेंबर है। तो कहाँ तो उत्तर प्रदेश के 31 मेंबर, पंजाब के 7 मेंबर और त्रिपुरा का 1 मेंबर। तो मेंबर बदले, नंबर ऑफ मेंबर वेरी करते हैं स्टेट टू स्टेट। इसका कारण है जनसंख्या में परिवर्तन। आई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो पुडुचेरी और न्यू दिल्ली को छोड़ करके बाकी यूनियन टेरिटरीज से राज्यसभा के मेंबर रिटर्न नहीं होते, क्योंकि उनकी जनसंख्या इतनी कम है कि वो उस एलिजिबिलिटी के लिए क्वालिफाई ही नहीं करती कि वो राज्यसभा के मेंबर्स भेजें। जनसंख्या इतनी कम है। तो 2 यूनियन टेरिटरी न्यू दिल्ली और पुडुचेरी यहाँ से राज्यसभा के मेंबर आते हैं। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के हमने जनसंख्या के आधार पर ये फिक्स किया कि हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी से कितने मेंबर आएंगे। लेकिन अमेरिका का सिस्टम इससे अलग है। अमेरिका का जो अपर हाउस है उसे आप सीनेट कहते हैं, और अमेरिका के हर स्टेट से 2 सीनेटर आते हैं। 2 सीनेटर आते हैं हर स्टेट से। आई बात समझ में? यही कारण है कि 50 स्टेट्स हैं। 50 स्टेट्स हैं अमेरिका में। आप अमेरिका के फ्लैग को देखेंगे तो उसमें आपको ब्लू कलर के बॉक्स में स्टार्स दिखेंगे। वो स्टार्स आपको वहाँ की नंबर ऑफ़ स्टेट्स दिखा रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं वहाँ पे। उतने ही स्टार्स आपको अमेरिकन फ्लैग पे बने दिखेंगे। तो 50 स्टेट हैं और 2 सेनेटर आते हैं, तो 100 मेंबर अपर हाउस में हैं। तो स्टेट का साइज़ टेरिटरी वाइज कितना भी हो, पॉपुलेशन वाइज कितना भी हो, मैटर नहीं करता। ये फिक्स है कि हर स्टेट से 2 मेंबर आएंगे ही आएंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आपकी जनसंख्या कम थी तो त्रिपुरा का 1 मेंबर आया, आपकी जनसंख्या काफ़ी अधिक थी तो उत्तर प्रदेश से 31 मेंबर आए, और इन दोनों के बीच में कहीं आ रहा है पंजाब, 7 मेंबर आए। हम उनसे अलग हैं। ये क्यों हैं, वाई, इस पे मैं अभी बात करूँगा। पहले हम आगे का प्रोसेस समझें। हमने ऐसे क्यों रखा प्रोसेस पॉपुलेशन के बेस पर? अमेरिका में ये नहीं है। क्या हमें सीनेटर कंसेप्ट अपनाना चाहिए या नहीं है? पर स्टेट हमें फिक्स कर देनी चाहिए नंबरिंग। वी विल डिस्कस अबाउट इट। ओके, हम चीज़ों को आगे समझते हैं, आगे का प्रोसेस समझते हैं। जब मैंने आपको ये बताया है तो मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स का टॉपिक इसके अंदर कवर कराया अभी। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ये देखना है कि हर स्टेट को कितनी सीट्स एलोकेट हुई हैं, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में जाके इसे ढूंढना होगा। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अलग अलग हिस्से हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ है। पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, पार्ट 5 यूनियन। इस तरह से अलग अलग पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स में से और इन आर्टिकल्स से अलग एक चीज़ है, वो है शेड्यूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन में इस समय 12 शेड्यूल्स हैं, जिसमें शेड्यूल 4 के अंदर आपको वो सेक्शन मिल जाएगा जिस सेक्शन के तहत सीट्स राज्यसभा को एलोकेट होती हैं हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को। तो आपसे अगर मैच द कॉलम का क्वेश्चन आए और शेड्यूल 4 से आपको कुछ मैच करना हो अपोजिट साइड में, तो आपको मैच करना है कि राज्यसभा की सीट्स का एलोकेशन शेड्यूल 4 में होता है। ओके, इतनी कहानी के लिए 4th शेड्यूल मैंने क्यों लिखा, आपको समझ आ गया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स का कंसेप्ट मैंने अभी आपको समझाया कि किस किस तरह से रिप्रेजेंटेशन मिलता है। अब कहानी ये आती है कि इलेक्शन किस प्रक्रिया के तहत होता है।
इतना तो बात तय है कि हमारे पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वो चुने जाते हैं, चुनाव से आते हैं। अर्थ ये है कि इलेक्शन से आते हैं। लेकिन जब हम बात राज्यसभा की करते हैं तो वहाँ इलेक्शन का प्रोसेस अलग है, लोकसभा की बात करते हैं तो इलेक्शन का प्रोसेस अलग है। इस पे आज ही के लेक्चर में मैं डिटेल में जाने वाला हूँ। अभी के लिए इतना समझें कि जब राज्यसभा इलेक्शन की हम बात करते हैं तो ये इनडायरेक्ट होते हैं, ये डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते। आप लोगों ने अपने जीवन काल में कभी भी राज्यसभा के चुनाव में वोट नहीं डाला होगा। आप लोगों ने लोकसभा के चुनाव में वोट डाला होगा यदि आप 18 बरस से ऊपर हैं तो 18 बरस से ऊपर हैं तो आपने ज़रूर लोकसभा के लिए वोट डाला होगा। लेकिन आपने राज्यसभा के लिए वोट नहीं डाला होगा अगर आप 70 से भी ऊपर हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कारण क्या है? इलेक्शन इनडायरेक्ट है। इसमें इनडायरेक्ट का अर्थ क्या है? इसमें इनडायरेक्ट का अर्थ ये है, जैसे यूनियन लेवल पर जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो है उसका नाम पार्लियामेंट, लॉ मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट है। ऐसे हर स्टेट के लेवल पर और 2 यूनियन टेरिटरीज, न्यू दिल्ली और पुडुचेरी, ऐसे हर स्टेट के लेवल पर भी एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन, एक लेजिस्लेटिव बॉडी है जिन्हें विधानसभा कहते हैं। विधानसभा, जैसे पंजाब की भी विधानसभा है। और आप लोग जैसे 5 बरस होने पर लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट के लिए वोट डालते हैं, आम चुनाव कहते हैं उन्हें, इसी तरह से आप विधानसभा, सभा मने असेंबली, विधान मने विधि विधान, मने लेजिस्लेटिव, तो लेजिस्लेटिव बॉडी। तो आप इस लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर चुनते हैं, मने मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज़ एमएलए। मने विधि विधान बनाने वाले विधायक, क्योंकि वो जहाँ बैठ रहे हैं उस लेजिस्लेचर को हम विधायिका कहते हैं, तो इसलिए उन्हें विधायक कह देते हैं। आप एमएलए जिताते हैं, तो मान लीजिए आपने पंजाब से 7 मेंबर राज्यसभा में भेजने हैं, तो क्या होगा? सबसे पहले आप पंजाब विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसमें वोट करेंगे, तो पंजाब के एमएलए चुने जाएंगे और उसमें वोट आप लोग डायरेक्ट करेंगे। आप लोगों ने वोट किया, पंजाब विधानसभा के एमएलए चुने गए। ये पंजाब विधानसभा के एमएलए फर्दर वोट करके उस पंजाब से जो 7 मेंबर कंट्रीब्यूट हो रहे हैं राज्यसभा में उनको चुनेंगे। आई बात समझ में? तो पंजाब से ये जो 7 मेंबर राज्यसभा में जाएंगे, इन 7 मेंबर्स को चुनने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा। वो इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो उस पंजाब विधानसभा के एमएलए से बनेगा। वो पंजाब विधानसभा के एमएलए इलेक्टोरल कॉलेज बना करके राज्यसभा के मेंबर्स को चुनेंगे। और इसमें अक्सर ये हो जाता है कि जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार होती है उस राज्य से ऑलमोस्ट उसी पार्टी के कैंडिडेट्स जीत करके केंद्र में राज्यसभा में पहुंच जाते हैं, क्योंकि पंजाब में विधानसभा में कांग्रेस की मेजॉरिटी है। इसी कारण से पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। और कांग्रेस की मेजॉरिटी किन की है? मतलब कांग्रेस के एमएलएज इतनी संख्या में है कि कांग्रेस की मेजॉरिटी है। और इसी विधानसभा के एमएलए से बनेगा एक इलेक्टोरल कॉलेज, और उस इलेक्टोरल कॉलेज को चुनने हैं अब आगे राज्यसभा के 7 सदस्य। तो फिर लगभग निर्णय कांग्रेस की इच्छाओं के अनुरूप ही होगा। तो इसलिए कहते हैं कि आने वाले समय में जो भी पार्टी सेंटर में लोकसभा में मेजॉरिटी ला के सरकार बना लेती है, वो जितने ज़्यादा राज्यों में जीतती जाएगी, राज्यसभा का सिनेरियो उतना बदलता जाएगा, क्योंकि फिर उस विधानसभा से उस पार्टी के ही कैंडिडेट राज्यसभा में चुन करके आते रहेंगे। इस तरह से वो जो पार्टी सेंटर में सरकार बना के बैठी है उसका लोकसभा और राज्यसभा दोनों में वर्चस्व हो जाएगा। फिर उसकी इच्छा के अनुरूप जो बिल लाए गए हैं वो सहजता से पास हो जाएंगे, राज्यसभा में वो फंसेंगे नहीं। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। आप वोट करते हैं एमएलएज को और एमएलएज वोट करते हैं एमपीज ऑफ द राज्यसभा को जिताने के लिए। इस पे कोई डाउट? अगला एस्पेक्ट, मैंने बोला ये इलेक्टोरल कॉलेज है, तो मतलब यहाँ पर कौन से सिस्टम से वोटिंग होती होगी? वोटिंग होने का सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन सिस्टम बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिस तरह से प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का यहाँ पर अर्थ है आपने जनसंख्या के प्रोपोर्शन में कैंडिडेट्स दिए हैं उनको चुनने के लिए।
आपने पुत्र अभिजीत, आपने यानी कि देश ने जनसंख्या के अनुपात में कैंडिडेट्स एलोकेट किए हैं, सीट्स एलोकेट की हैं कि इतनी सीट्स चुन करके भेज दीजिए। तो रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन, तो इसलिए ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। इतनी कहानी समझ में आई। और इलेक्शन होगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है हम अभी समझेंगे, हालांकि प्रेसिडेंट की सीरीज में अच्छे समझाया है, बट अभी भी बता देंगे, इस पे आएंगे हम, कोई बात नहीं। मैंने बोला इस पे डिटेल पे जाएंगे हम जब मैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन की बात करूंगा, तो हम इस पे आएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। राज्यसभा के सदस्य कैसे चुन करके आते हैं, कौन से इलेक्शन के वाया आते हैं, और कौन सा रिप्रेजेंटेशन होता है। टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की कॉन्स्टिट्यूएंसी सिस्टम होता है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी सिस्टम यहाँ पर नहीं होता है, वो लोकसभा में होता है। इतनी कहानी क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट? आगे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज से भी जो कैंडिडेट चुन करके आएंगे वो भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के तहत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोसीजर से आएंगे। इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा और उसी इलेक्टोरल कॉलेज के तहत वो लोग भी चुने जाएंगे। और 2 ही यूनियन टेरिटरीज़ हैं जहाँ से मेंबर चुन करके आते हैं, बाकी के पास इतनी जनसंख्या नहीं है कि वहाँ से मेंबर चुन करके आए। सिंपल सी कहानी थी। स्टेट और यूनियन टेरिटरी पहले हम इकट्ठे ही लेकर के चल रहे थे। नॉमिनेटेड मेंबर की भी प्रक्रिया यहाँ पर है। मैंने बताया कि इस समय 245 सीट्स जो भरी हुई हैं उनमें से 229 सीट्स जो हैं वो राज्यों के पास हैं, 4 सीट्स यूनियन टेरिटरीज़ के पास हैं, और मैंने बताया कि 12 सीट्स नॉमिनेटेड मेंबर के पास हैं। ये राष्ट्रपति को अधिकार होता है। किसके पास होता है? प्रेसिडेंट। पंखा चलाएं। ये प्रेसिडेंट के पास अधिकार होता है कि वो राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत मतलब कि नॉमिनेट करें। आई बात समझ में? ये किस फील्ड से होते हैं? ये आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विसेज और साइंस। आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विसेज और साइंस के क्षेत्र से डिस्टिंक्टिव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस रखने वाले लोग होते हैं। इन लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। नॉमिनेशन के बाद इनके पास 6 महीने का वक्त होता है। 6 महीने के भीतर ये किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। 6 महीने के भीतर ये किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। जो ये 6 महीने के भीतर किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं अगर करते हैं ना अभिजीत, तो फिर ये अगले के 4.5 अगले जितना भी समय है, राज्यसभा का एक कैंडिडेट का कार्यकाल 6 बरस का होता है, वो हम अभी आगे करेंगे। अगले बाकी बचे हुए कार्यकाल के लिए फिर ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही रह जाएंगे, ये किसी पार्टी के नहीं हो पाएंगे। अगर फिर ये पार्टी ज्वाइन करते हैं 6 महीने के बाद, तो इनकी मेंबरशिप ऑफ द हाउस चली जाएगी, ये डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। अब मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या प्रेसिडेंट इन्हें अपनी इच्छा से कर देंगे? आपको पता है कि हमारे देश में राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से चलते हैं, यानी कि मंत्री परिषद की सलाह से, अनुशंसा से चलते हैं। ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट जिन कैंडिडेट्स का नेम प्रेसिडेंट को सजेस्ट करेगी, प्रेसिडेंट उन्हीं को नॉमिनेट करेंगे। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं होता कि वो सारे के सारे उस पार्टी को ज्वाइन कर जाएंगे जो पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है और उन्होंने राष्ट्रपति को 12 लोगों का नाम दिया है, जिसमें से मान लीजिए कि उन्होंने सचिन तेंदुलकर का भी सपोज कीजिए नाम दिया है, और सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट किया है राष्ट्रपति ने, तो ये अनिवार्य नहीं है कि सचिन तेंदुलकर को हाउस में आने के बाद बीजेपी ही ज्वाइन करनी है। उनके पास ऑप्शन है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लें या कोई भी और पार्टी ज्वाइन कर लें, या वो इंडिपेंडेंट भी रह जाएं बिना किसी पार्टी को ज्वाइन किए हुए। यही कारण है कि उनका नॉमिनेशन प्रेसिडेंट के द्वारा हो रहा है, कैबिनेट के द्वारा नहीं। आई बात समझ में? ये क्यों प्रबंध रखा गया? इस प्रबंध को रखने का उद्देश्य ये था कि राज्यसभा, जहां एक तरफ लोग रिप्रेजेंट होने चाहिए लोकसभा में, लोग, जब आप घर में हैं, समाज में हैं, कॉलोनी में, मोहल्ले में, ऊर्जा की आवश्यकता हमेशा रहती, एनर्जी, क्योंकि एनर्जी ही वर्क डन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, कितना कार्य हो रहा है। लेकिन किसी भी कार्य को संपादित करना है,
किसी भी कार्य को एक दिशा देनी है, ऊर्जा को नियंत्रित करना है। शक्ति का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पावर? द मीनिंग ऑफ द शक्ति इज नियंत्रण। शक्तिशाली का प्रमाण यह है कि उसका अपनी शक्तियों पर नियंत्रण कितना है। कृष्ण ने जो सुदर्शन धारण किया है वो कृष्ण की कुंडलिनी शक्तियां हैं जो पूर्णता उनके नियंत्रण में है, इसलिए वो जाता है और आ जाता है, जब चाहते हैं रुक भी जाता है, गले तक आके रुक जाता है, और सदैव चलायमान है, वो स्टैटिक नहीं है। ऊर्जा चलायमान रहती है, डायनेमिक है, लेकिन देखें वो नियंत्रण में है। नियंत्रण, इसका अर्थ क्या है? आप फर्म, डिटर्मिन्ड, फोकस्ड हैं, ये एकाग्रता है। दिस इज एकाग्रता। एकाग्र हैं तो कुंडलिनियाँ जो कि चलायमान है वो आपके बस में है, माने शक्ति आपके नियंत्रण में। तो शक्ति का अर्थ नियंत्रण है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? शक्ति को नियंत्रित करके अपने निजी स्वार्थों को भोग रहे हैं, ये गलत है। शक्ति का अर्थ है स्वयं पे नियंत्रण रखना, शक्ति को नियंत्रित करना। शक्ति पर नियंत्रण करके अपने निजी स्वार्थों को भोगना शक्ति का उद्देश्य कभी भी नहीं होता। शक्ति वर्चस्व स्थापित करने के लिए नहीं होती, शक्ति जन कल्याण के लिए होती। तो इसीलिए ये माना जाता है कि जनता ऊर्जा है, किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा वहाँ की जनता। कार्य करेगी जनता, उपभोग करेगी जनता, प्रोडक्शन करेगी जनता, निर्माण करेगी जनता, लेकिन ये किस दिशा में होना चाहिए? यह नियंत्रित होना चाहिए, ये एक सही ऑब्जेक्टिव के लिए होना चाहिए। इसलिए आपको सलाह भी चाहिए बड़े बुजुर्गों की, वाइज पीपल की। इसलिए एक अपर हाउस रखा जाता है, द हाउस ऑफ द एल्डर्स। हाउस ऑफ द एल्डर का मतलब ये नहीं कि उसमें बूढ़े लोग होते हैं। हाउस ऑफ द एल्डर उसमें वो लोग होते हैं जो किसी विशेष कार्य का ज्ञान रखते हैं, जो किसी विशेष क्षेत्र से आते हैं, जिन्हें कोई विशिष्ट ज्ञान है, अनुभव है, कार्य किए हैं, जानकार हैं लोग। वो लोकसभा की ऊर्जा को सही दिशा देने का कार्य भी करते हैं। आई बात समझ में? इसलिए एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ जो खास तरह की फील्ड से बिलोंग करते हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है, ताकि उनका वो नॉलेज, वो स्किल, वो एक्सपीरियंस देश के काम आए पार्लियामेंट की फॉर्म में, और कानून बनाने में वो अपनी योग्यता सिद्ध कर पाएँ वो लोग। हाँ, वो बात अलग है कि आपने सिर्फ एमपी का टाइटल लेने के लिए, टैग लेने के लिए वो वहाँ पर एंट्री ले ली और अब आप पहुँच जाते हैं रंग बिरंगे कपड़े पहन के कई साल में एक आधी बार। ये गलत है। जो सही मायने में आए तो फिर ये बहुत ही बढ़िया प्रोविज़न है। आपने देखा होगा, हमने इस पर लेक्चर भी किया था। एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को भी राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया गया, और रंजन गोगोई का उस समय में कहना था कि मैं पार्लियामेंट को बेटर गाइड कर पाऊँगा जुडिशियल इंडिपेंडेंस और जुडिशियल अफेयर्स को लेकर के। चलिए, वो उनकी सोच है, वो क्या है उस पर अभी हम नहीं जा रहे। मैंने बताया आपको कि उनको किया गया था क्योंकि उनको भी एक एमिनेंस माना गया कि उनके पास इस तरह का पर्सनैलिटी है, नॉलेज है। रेखा नॉमिनेट हुई, जया बहादुरी, जया बहादुरी तो खैर पार्टी से भी आती है, समाजवादी पार्टी से हैं। इस तरह से बहुत लोग होते ही रहते हैं। आई बात समझ में? तो ये किया गया है कि देश को एक ज्ञान, एक स्किल, एक एक्सपीरियंस, एक नॉलेज का लाभ हो। ओके, क्लियर प्रोसेस? कोई टेंशन तो नहीं? तो ये चार चीज़ें कि राज्यसभा का कॉम्पोजिशन के शेड्यूल में आता है, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन, टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन और नॉमिनेटेड मेंबर। अब मैं यहाँ लोकसभा भी लिख दूँ, समझा दूँ, तो मैं लोकसभा राज्यसभा की चुनाव की प्रक्रिया, उनका भेद, कौन सी प्रक्रिया अच्छी है, कौन सी डिज़ायरेबल है इंडिया में, ये सारा आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी रुको, देखिए अब हम अगली कॉम्पोजिशन की ओर चलते हैं, दैट इज़ द लोकसभा। लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है दैट इज़ 552। इसके बारे में भी मैं आपको सीक्वेंस में बताऊंगा कि कहाँ पर कौन सा एक्ट और क्या मेंशन है। इसमें ये माना गया था कि 552 में से 530 जो होगी वो स्टेट्स की होंगी, और जो 20 सीट्स जाएंगी वो यूनियन टेरिटरी को जाएंगी। 20 सीट्स यूनियन टेरिटरी को जाएंगी और 530 जो हैं वो स्टेट्स को जाएंगी। बचती हैं 2 सीट्स, वो एंग्लो इंडियन को जाएंगी। तो टोटल हो जाता है 552। आज की डेट में अगर हम देखें तो आपको 545 सीट्स ऑक्यूपाइड नज़र आएंगी।
जिस 545 में से 530 स्टेट्स के पास हैं, 13 सीट्स यूनियन टेरिटरी के पास हैं और 2 सीट्स एंग्लो इंडियन के पास हैं। इस तरह से इनका एलोकेशन है आज की डेट में, 530 और 13 543 और 2 545। आई बात समझ में? एंग्लो इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में भी मैं अभी कुछ चीज़ें आपको बता दूंगा। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन है इंडिया की इस समय में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स, देखिए ध्यान से समझें, किस स्टेट को कितनी सीट्स लोकसभा में मिलेंगी इसे भी तय करने का तरीका है पॉपुलेशन। अगर पंजाब की जनसंख्या 1971 के समय में लगभग 1 करोड़ 30 लाख के अराउंड थी, तो पंजाब को लोकसभा में 13 सीट्स मिली हैं, यानी कि पर मिलियन हर 10 लाख पर 1 सीट का एलोकेशन हुआ है। तो 13 सीट पंजाब को दी गई है। आई बात समझ में? इस तरह से पॉपुलेशन के ही बेसिस पर आपने राज्यों को भी आवंटन किया सीट्स का कि आप लोकसभा में कितने मेंबर रिटर्न करेंगे। इतनी बात क्लियर? और वो जो लोग आए, जो पंजाब के वो जो 13 लोग हैं, वहाँ पर पंजाब को सीट 13 मिली हैं, सीटें 13 मिली हैं। और वो इस हिसाब पे है कि हर 10 लाख पे एक एमपी होना चाहिए। पंजाब में वो 13 एमपी कैसे एडजस्ट होंगे, उसके लिए टेरिटरी के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेगी और वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज ज्योग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट करेंगी, ना कि पॉपुलेशन को। ज्योग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट करेंगी, ना कि पॉपुलेशन को। वो हम अभी आगे समझने वाले हैं, उसके विषय में अभी बात करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट। अच्छा, अब ये जो 13 मेंबर पंजाब से चुन करके जाएंगे, नेचुरली मैंने बोला चुन करके जाएंगे, तो इनका भी इलेक्शन होगा। और इनका इलेक्शन कैसे होगा? ये डायरेक्ट इलेक्शन होगा। तो जो पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा फॉल करती है, द लोअर हाउस, इस लोकसभा में जो सीट्स हैं वो फिल होती हैं डायरेक्ट इलेक्शन के बेसिस पर चुन करके आए लोग, कैंडिडेट्स के द्वारा। तो जो वोटर हैं, जिन्हें हम इलेक्टोरेट कहते हैं, ये सीधे वोट डालते हैं कैंडिडेट्स को और वो लोग जीत करके वहाँ पर जा करके बैठते हैं। हर 5-5 साल पर आप लोग आम चुनाव में जा करके, जनरल इलेक्शंस में जा करके इन लोगों को वोट डालते हैं। तो क्योंकि जनता सीधे जिताती है इन्हें, इसलिए ये जनता का हाउस है, ये लोकसभा है, ये हाउस ऑफ द पीपल है। तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है यहाँ पर। आई बात समझ में? और जैसे राज्यसभा में इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के बेसिस पे होता था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट था और इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए चुन करके आते थे वो, वैसे यहाँ पर इलेक्शन का बेसिस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि 18 बरस से ऊपर कोई भी भारतीय जिसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने या किसी लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं माना है, वो वोट करने के लिए एलिजिबल है। 18 बरस से ऊपर कोई भी भारतीय, मेल फीमेल एनीबडी, वो वोट करने के लिए एलिजिबल है अगर उसे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविज़न या फिर किसी लॉ के किसी प्रोविज़न ने रोका नहीं है वोट से। कई बार कोई ऐसी एक्टिविटीज़ आप कर देते हैं कि आपका वोटिंग राइट चला जाता है। अगर ऐसा आपने नहीं किया है तो 18 बरस से ऊपर आप वोट डाल सकते हैं। जाति, धर्म, संप्रदाय, संस्था, क्षेत्र, इनका अंतर यहाँ पर नहीं पड़ता। कोई प्रॉपर्टी धारण करने की, कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कोई टैक्स पे करने की कोई क्राइटेरिया आप पर नहीं लगते। आज़ादी से पहले जनता वोट करती थी, लेकिन वोटिंग का राइट उसी को, यूनिवर्सल मतलब सबको, एडल्ट मने 18 बरस से ऊपर, फ्रेंचाइज मने कि हिस्सा। देश एक पॉलिटिकल एंटिटी है। आप सुनते होंगे कि हमारे भी शहर में एडिडास का फ्रेंचाइज है, जिसे आप फ्रेंचाइजी कहते हैं, है। देश एक पॉलिटिकल एंटिटी है। आप उस पॉलिटिकल एंटिटी के हिस्सेदार हैं, स्टेक होल्डर हैं।